हेलो फ्रेंड्स। जो डेट है आज की 20 अगस्त 2020 और आज हम टोटल 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला आर्टिकल जो है वो मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर है। तो जैसे जोमेटो जो है हमारा आपको पता होगा जोमेटो एक कंपनी है, तो उसके अंदर 35% वुमेन है। अब उसने ये अनाउंस करा है कि वो 10 दिन जो है अपना लीव दिया करेगा अब से अपने स्टाफ मेंबर्स को, वुमेन स्टाफ मेंबर्स को खास, जो कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अगर वो चाहें तो वो ले सकती हैं। तो इसी के ऊपर में डिस्कशन है। तो बरखा दत्त हैं और एक कोई कृष्णा करके एक कोई लेडी हैं, तो इन दोनों में बीच में डिबेट है यहाँ पे। जैसे आज फ्राइडे है तो आज एक इंटरव्यू कम डिबेट आता है, तो इसके अंदर हम दोनों के पक्ष देखेंगे। सोसाइटी लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है और जीएस पेपर 2 के लिए भी जो है कि काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। अब इसके ऊपर ही एक हम मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्ट टेस्ट भी मैं दूंगा। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 2 है वो है टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर। तो एनईपी में जैसे एम्फोसाइज हो रहा है डिजिटल लर्निंग के ऊपर में, और उसका क्या प्रकोप है आपका जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी से बच्चे आते हैं उसके ऊपर, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो इसमें सिर्फ एक या दो ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने नहीं डिस्कस करा है, तो वो हम अभी इसमें डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जो पहले के जो हैं पॉइंट्स वो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड आर्टिकल जो है वो हमारा सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल मतलब क्या? जिस स्टेट का वो बंदा है उसी स्टेट के बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, दिस इज़ नोन एज सन ऑफ सॉइल प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस आपके जितने भी हमारे एडवांस जो थोड़े से डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में, वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये शुरू से ही है। उसके बाद आपका अभी मध्य प्रदेश में भी ये अनाउंस किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि अब हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर में और भी ज़्यादा जो रिजर्वेशन है यहाँ के बच्चों के लिए वो बढ़ाने वाले हैं। साउथ इंडिया में ये पहले से प्रेवलेंट है। तो इसके ऊपर में इफ़ एंड नॉट्स जो है जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए भी और एसी के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। फोर्थ आर्टिकल लीडरशिप के ऊपर है, कम्प्लीटली जीएस पेपर 4 के लिए। इसमें कुछ जैसे ये जो लिखा गया है वो पूर्व राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं अश्विनी सिंह, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ा बहुत टॉन्ट भी है, पॉलिटिकल टॉन्ट। तो लेकिन उनको हम लोग थोड़ा सा जैसे मतलब उसको हटाते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लीडरशिप के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो आर्टिकल है वो वुमेन के मैरिज डेट के ऊपर में, मैरिज एज के ऊपर में मिसकंसेप्शन है। तो ऐसे 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम लोग वुमेन की जो एज है मैरिज की वो 18 से बढ़ा करके हम लोग 21 करना चाहते हैं, बिकॉज इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो और फिर उसके बाद इफ़ एंड नॉट्स भी जो है वो सब भी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी बढ़िया एक टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आप जितने नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम से आप जा करके हमारे जितने आर्टिकल्स उसको डाउनलोड कर सकते हो। सर्च बार में आपको जाकर सिर्फ टाइप करना है द हिंदू 365 और बिना स्पेस के ये चीज़ टाइप करोगे आप तो फिर आपको सजेस्ट हो जाएगा gkmau.com, उसके फाइल सेक्शन से जाके आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है? शुड वुमेन बी एंटाइटल टू मेंस्ट्रुअल लीव। तो इसमें देखिए बरखा दत्त जो हैं वो अगेंस्ट में है। उनका कहना है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो ऐसा जोमेटो पे जब जो पत्रकार हैं वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उन्होंने ऐसा पूछा कि देखिए आपने कुछ दिन पहले जब जोमेटो का 10 दिन वाला लीव जब वो ग्रांट किया गया था उनके द्वारा, तो आपने ट्विटर के ऊपर में लिखा था कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऐसा क्यों लिखा आपने? तो बरखा दत्त ने बोला कि देखिए मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि 10 दिन का छुट्टी मिल रहा है या 4 दिन का छुट्टी मिल रहा है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि ये किस बेसिस पे छुट्टी दे रहे हैं। मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर में अगर आप छुट्टी दोगे तो डैट इज़ समथिंग कि मेरे अंदर की जो फेमिनिज्म है वो उस चीज़ को अपोज कर रही है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म के ऊपर में ये छुट्टी दिया जा रहा है। बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, इसेंशियलिज्म इज़ अ व्यू that every entity has a set of attributes that are necessary to their identity and functions। मतलब एक तरह का ये स्टीरियोटाइप टाइप है। स्टीरियोटाइप मतलब कि डिफरेंशिएट करता है जेंडर के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। इट इज़ द जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली जेंडर के नाम पे है कि ये गर्ल है जिस वजह से ये सब काम वो नहीं कर सकती है, या फिर ये गर्ल है तो जिसकी वजह से इसको इतने दिन की छुट्टी अनिवार्य है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा डिग्रेड कर देता है, और जिस वजह से मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज मुझे शुरू से ही मैं ये मानना है कि नर्चर इज़ ऑलवेज प्रिवलेंट ओवर नेचर। कि किसका क्या नेचर है वो
ना देख करके, उसके बैकग्राउंड ना देख करके आप नर्चर देखिए ना कि उसको किस किस सोशल डिफरेंसेस और कंस्ट्रक्ट के अंदर में उसको बड़ा किया गया, उसका क्या मैच्योरिटी है। तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बट डोंट यू थिंक द वर्क स्पेस शुड बी डिजाइन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द वुमन रादर देन इग्नोरिंग देम, कि वैसे भी तो आपको ये बायोलॉजिकल नीड तो है ही, तो अगर आपको छुट्टी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, छुट्टी मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन सेम मेडिकल लीव के ऊपर के बोल करके अगर आप छुट्टी देते इस चीज़ को, तो आई वॉज गुड विद दैट, कि मेडिकल लीव करके छुट्टी कर बढ़ा देते तो मेन को भी मिलता और वुमेन को भी मिलता, मेन भी अपना कुछ कुछ काम के लिए अपना छुट्टी ले सकते थे। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली ये मेंस्ट्रुअल लीव बोल करके अगर वुमेन को आप दोगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें आगे चल करके बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बिकॉज मैं जब इस मुद्दे को उठाती हूँ, आज के डेट में भी हर स्पेयर में गर्ल्स को अलाउड नहीं किया गया इंडिया के अंदर। अभी कुछ दिन पहले आर्मी में कुछ और सेक्टर्स को अनलॉक किया गया वुमेन के लिए। तो मैं किस मुंह से उस पोर्टल पे वुमेन के लिए, फेमिनिज्म के लिए लड़ूंगी कि इनको भी इक्वल फ्रंट देना चाहिए। क्योंकि जब मैं ऐसा बात करूंगी तो वो तो ये पुट फॉरवर्ड कर देंगे कि आपको मेंस्ट्रुएशन के लिए जो है हर महीने 10 दिन का लीव चाहिए, फिर उसके बाद आपका जो मैटरनल लीव है वो भी 2 बच्चों के लिए मैटरनल लीव चाहिए। तो ये सब जो है कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पुट करता है एक वुमेन के ऊपर में, और जिस वजह से जो वर्क सेक्टर है, वर्क फोर्स है, उस वाले ब्रैकेट में जो है हमारा एक अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाता है, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। तो अगर लीव देना है तो मेडिकल के नाम पे दीजिए, इसके नाम पे नहीं। इसके आगे जो नेक्स्ट एक है कविता कृष्णन, तो उनसे पूछा जाता है कि ये फॉर्क में है कि मतलब ये मिलना चाहिए ऐसा। तो उनसे पूछा जाता है कि डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ सेपरेट menstrual लीव और शुड वुमेन जस्ट अवेल द मेडिकल लीव इफ दे आर अनेबल टू गो टू वर्क। तो इनका कहना है कि देखिए, क्रोनिक कैपिटलिज्म 19th सेंचुरी से ही, क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब जो पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान देती है जो इंडस्ट्री, और जो रिजीम है वो उससे जो है कि उससे उससे थिंकिंग से वो मतलब उसको सपोर्ट करती है, जो रिजीम है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहें। तो क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर ज़्यादातर जो है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि सोशल मेजर्स के ऊपर। इनफैक्ट अगर हम कितना टाइम के लिए सोते हैं, और हम अगर काम के दौरान टॉयलेट ब्रेक्स या फिर लंच ब्रेक्स ये सब भी लेते हैं, तो वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा खलता है। और ऐसा देखा जाता है कि दिस वर्क्स आर बीइंग स्टोलन फ्रॉम द लेबर टाइम। इतना टाइम अगर ये नहीं लेते तो हो सकता है मुझसे इतना इतना लेबर करवा लेते। तो इस वजह से आप देखिए कि जितने भी जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये सब सारे जो मेजर्स हैं, मेडिकल मेजर्स हैं, उनको बहुत दिन से ही इग्नोर करते आया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर में। तो बात ये नहीं है कि किस दिन क्या छुट्टी मिलना चाहिए, बात ये है कि किसके क्या फीचर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि इनका ऐसा कहना है, ये आगे चल करके बोलती हैं वर्क प्लेस से रिलेट करके, यही कविता कृष्णन, कि एक ऑर्थोपोलॉजिस्ट हैं एमिली मार्टिन, उनका ये फोकस है कि वुमेन उन डेज के अंदर में जो वर्क फोर्स के साथ अगर ज़्यादा मतलब इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको, तो अगर उनको आप बोलोगे कि इतने डेडलाइन के टाइम पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो, तो हो सकता है उसके अंदर उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर क्रिएटिव काम करने बोलो तो उस टाइम पे वो क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उन दिनों में उनसे वो सब काम करवाओ, आप कुछ और उनको काम दे सकते हो, और उसके अंदर अगर छुट्टी भी मिलता है, वर्क फ्रॉम होम भी अगर करने मिलता है, तो डैट इज़ नॉट दैट बैड उनके अनुसार। अब उसके बाद वो ये कहती हैं कि एग्ज़ाम्पल भी वो देकर दिखाती है कि देखिए, अगर हम एग्ज़ाम्पल में देते हैं कि अगर कोई व्हील चेयर कैरी करता है, कोई अगर मान लीजिए फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनके लिए हमको रैम्प प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अगर हम रैम्प प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको, और कंसिडर दिस रैम्प एज दिस मेंस्ट्रुअल लीव, अगर मेंस्ट्रुअल लीव को एक रैम्प की तरह देखें आप वर्कफोर्स के अंदर में, तो वो रैंप अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो और वो व्हील चेयर वाला आदमी उसके ऊपर चढ़ के और फिर वहाँ उसके यूज़ कर करके उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसी प्रकार से अगर मेंस्ट्रुअल लीव भी आप दे रहे हो, तो फिर उसके बाद अगर उसको यूज़ कर करके और फिर उसके बाद जो है कि अगर उस कंपनी को और उस एम्प्लॉय को दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, तो इससे क्या ही दिक्कत है। फिर आगे बरखा दत्त क्या कहती हैं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कविता जो है वो इस चीज़ को अलग चीज़ में लेके चले गई। जो वो क्या बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं कि डाइवर्स सेल्फ्स, अगर
हम उनका ये कहना है कि हम लोग सब अलग-अलग तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, हम लोग अलग-अलग तरीके का हमारा कैपेबिलिटी है, तो हम लोग उस प्रकार से हम लोग को अलग-अलग तरीके का रिसोर्सेज़ अवेल करवाना चाहिए। तो वो कह मेरा तो ये दिक्कत है ही नहीं। अगर ये बात है तो इसमें तो मैं सहमत करती हूँ कि ठीक है, उसमें आपको फिज़िकली डिसेबल लोग को अलग-अलग टाइप के रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करवाने चाहिए। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि इंडिया में 20% से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं स्कूल के बाहर, जैसे ही वो प्यूबर्टी रीच करती हैं। जैसे ही प्यूबर्टी जब रीच करती हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट कहता है। तो और ऊपर से दूसरी बात कि हमारे सोसाइटी में जो एक सोशल स्टिग्मा है, जो टैबू है इस वाले बात को लेकर के, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ पूजा स्थल पे भी बहुत जगह पे आपने देखा होगा सबरीमाला वाला सीन, और भी बहुत जगह पे अभी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना जाता है, और उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सोसाइटी के अंदर में जैसा होना चाहिए। अब इस वजह से देखिए कि जब अब आगे चल कर के अगर छुट्टियां मिलने लग जाएंगी, तो अगर मैं चाहूँ कि इस चीज़ को जेंडर के ऊपर में इक्वालिटी के ऊपर में बात करें, तो मैं कैसे इस बात को लेकर के बड़े फ्रंट पे जा सकती हूँ कि अगर वुमेन को सोल्जर के साथ, हर एक जो मेन सोल्जर हैं उनके साथ फ्रंट लाइन में बॉर्डर पे लड़ाई करने की बात हो, तो फिर उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जैसे कि मेन सोल्जर को मिला करता है। बिकॉज़ फिर वहाँ पे तो ये सवाल आ जाएगा ना कि अगर जब वॉर होता रहेगा या फिर अचानक से वॉर वॉर कोई बता के तो करता नहीं है। मान लीजिए उरी हमला हुआ, अब अचानक से वॉर हो गया, उस टाइम पे अगर कोई वुमेन उस वाले लीव की वजह से बाहर है, तो फिर उसके बाद जो फिर एक हो जाता है, आप खुद से सोच के देखिए कि एक थोड़ा-सा जो असाइनमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर में, उसको हम जेंडर बाइस करने ले जाएंगे कि जैसे ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के लिए, ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए। तो आप जो इक्वालिटी वाली बात करते हो जेंडर के ऊपर, वो कभी नहीं आप अचीव कर पाओगे अगर इस प्रकार की लीव्स अप्रूव होने लग गए तो फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि जो राइटर है वो पूछते हैं, तो इंटरव्यूअर जो है वो पूछते हैं बरखा दत्त से कि देखिए यही सारे पॉइंट्स तो पेरेंटिंग लीव के ऊपर में भी दी गई थी ना, तो आप इससे पेरेंटिंग लीव को कैसे अंतर करते हो? तो बोलते देखिए पेरेंटिंग लीव जो है उसके अंदर में भी मैंने यही सब कहा था कि वो ये कहा गया था कि सिर्फ वुमेन ही पेरेंटिंग लीव क्यों ले, मेन को भी लेना चाहिए। और अभी भी ऐसा देखा जाता है कि मेन जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा संकोच करते हैं, वो एक तरह से बेइज्जती फील करते हैं अगर उनको पेरेंटिंग के नाम पर पे कभी अगर वो मंथली कभी भी वो लीव लेते हैं अपने वहाँ से ऑफिस के अंदर से। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर में नोशन बना हुआ है कि जो मैटरनिटी लीव है या फिर पेरेंटिंग के लिए जो भी लीव है, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन या फिर गर्ल ही लेगी। तो ये आप देखिए कि जब तक हम अपने होम के अंदर में इक्वालिटी नहीं अचीव कर पाएंगे, तब तक फिर उसके बाद हम सोसाइटी के अंदर में या फिर अपने वर्क फोर्स के अंदर में हम कैसे इक्वालिटी का समझ सकते हैं या फिर उपेक्षा कर सकते हैं। तो जिस वजह से बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर में मेन और वुमेन के ऊपर में जो स्टीरियोटाइपिंग है, वो और भी ज़्यादा दिन तक हम कंफर्म करते रहेंगे, और भी ज़्यादा दिन तक ये कंटिन्यू रहता रहेगा। अभी कविता कृष्णन क्या कहती हैं इसके ऊपर, वो कहती हैं देखिए ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस तो अभी भी है ही हमारे सोसाइटी में। आप ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते हो कि मेन मेन है और वुमेन वुमेन है। मेरा मतलब इसका ये नहीं होता है कि जेंडर टाइप से स्टीरियोटाइपिंग कीजिए, आप दोनों को अलग अलग देखिए। लेकिन जो जेंडर है, जो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। मैं कैपेबिलिटीज़ के ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं अलग लेवल अलग अलग बात कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को व्हील चेयर चाहिए किसी भी जगह पे जाने के लिए, तो वर्क फोर्स जो है, जो वहाँ जो इंडस्ट्री है, उसको भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस आदमी को ये चीज़ की ज़रूरत है और तब ये हमारे पास आकर के काम कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा पहले ही कह दे कि नहीं हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो फिर वो, क्योंकि आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते हो, तो वो तो उसके कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल है। तो आप अपनी तरफ से रिसोर्सेज दीजिए, और वो रिसोर्सेज जो व्हील चेयर पे आदमी बैठा हुआ है उसको भी वो रिसोर्सेज लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उसकी रियलिटी है, उसको ये चीज़ समझना चाहिए। अब उसके बाद आगे चल कर के कैपेबिलिटीज़ में क्या डिफरेंसेस आते हैं या फिर वो क्या क्या काम कर पाता है नहीं कर पाता है, वो फिजिकल बीइंग के ऊपर में और उसके अपने सक्षमता के ऊपर में डिपेंड करता है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मुद्दा है कि आपको एक्नॉलेज करना चाहिए एक इंडिविजुअल के तौर पे भी, और जो जो भी सोसाइटी है या फिर जो भी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप काम करते हो, उनके भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि लिमिटेशंस जो हैं वो हैं। अब उसको फ़ायदा उठा करके उसके रिसोर्सेज को ये जो ब्रिज कर दें हम गैप को अगर, तो वो होना चाहिए आगे चल के, ना कि ये कि एक ज़िद पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं लेंगे बिकॉज जिससे ये होगा वो होगा जो भी होगा।
इसके बाद वो एग्जांपल देती हैं कि आपको लगता है ज़ोमैटो ये चीज़ लेकर के आया, लेकिन ज़ोमैटो से पहले 1990 से ही बिहार के अंदर में ये चीज़ पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता रहा है। वो चीज़ इसका मांग किए थे और फिर उसके बाद उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवाया गया और वो आज भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि देखिए हमारे यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं हुआ है, हमारे यहाँ ये इससे पहले भी होते आया है और इसके बाद भी होते आ रहा है। ये चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ को हम लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर नहीं होता तो फिर हमें फ़ायदा नहीं मिलता या फिर जो भी वो अपना अभी भी वैसे हो ही रहा है स्टीरियोटाइपिंग, और उससे पहले भी हुआ करता था। तो फिर लास्ट में क्या कहना है कि बरका यू जस्ट ट्वीटेड दैट पॉलिसी वुड शट द डोर्स फॉर वुमेन। तो जैसे इंटरव्यूअर पूछते हैं एंड दैट यू वुड शट देम टू फॉर समवन एल्स हु थिंक दैट इट इज़ अ गुड टाइम टू टेक ऑफ। इसके बाद फिर बरखा दत्त जो है वो एक और एग्जांपल देती हैं जिसके अंदर वो एक स्टोरी कवर की थी जिसके अंदर नर्स जो है वो पीपीई किट के अंदर में जब उनके वो डेज आए थे पीरियड्स के, तो उस टाइम पे वो प्लीड कर रही थी पीपीई किट के अंदर में, विच वाज वेरी मच ट्रॉमेटिक। वो अपना भी एग्जांपल देती हैं कि ये 4 महीने जो कोविड-19 का उन्होंने कवरेज कराया, बहुत जगह पे उनको पीपीई किट भी लगाना पड़ा था। तो शी ऑल्सो हैड दोज डेज एंड इन दोज डेज शी हैड द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था लेकिन फिर भी वी डिड दैट थिंग, और अभी भी वो जो वुमेन है वो कर रही है वो सारा काम इसके बावजूद। तो अभी ये सब जब हम कर ले रहे हैं, अब मेरे को इसके लिए पेन नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ये सब काम, मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए, मैं अभी भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसमें भी काम कर सकती हूँ। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती मेरे पे ये सारा कुछ थोपा जा रहा है। तो आगे कविता कृष्णन कहती हैं कि देखिए आप कर लेते हो सब काम, दैट इज़ गुड, लेकिन एक बात होता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है सुविधा, और एक बात होता है कि आपको सुविधा मिल रहा है लेकिन फिर भी आप अपने आंखें बंद करके ब्लाइंड होने का एक्टिंग कर रहे हो। आपको वो चीज़ नहीं करने का है, बिकॉज आप देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आप इस फोटो को देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा। एक होता है इक्वालिटी इज इक्वल टू सेमनेस। अगर वुमेन को अगर आप इस जगह पे देखोगे तो इसको थोड़े से इसकी कैपेबिलिटी जो बायोलॉजिकल जो लिमिटेशंस है जिसकी वजह से उसको यहाँ से नहीं दिख रहा है। अगर हम ये में जो लीव है उसको हम सैंक्शन करवा देते हैं तो ये एक फेयरनेस होगा और इक्वालिटी होगा, जिसके वजह से हम हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। तो अगर इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइपिंग ही है कि आप हर किसी को, जैसे आप जो मेल हैं उनको ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है, तो वो पहले से ही जो है कि वो इतने लेवल पे हैं कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप फीमेल को ये नीचे से थोड़ा सपोर्ट नहीं दोगे तो ये भी तो एक तरह से स्टीरियोटाइपिंग ही है, ये भी तो आप कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल स्टीरियोटाइपिंग को ही सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, कि किसी और को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से हमें ब्लाइंड नहीं होने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को ध्यान देने का ज़रूरत है कि अगर कुछ रिसोर्सेज मिल रहा है तो उसको हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। सेम थिंग विद सेक्सुअल हरासमेंट एज वेल एंड सेम थिंग विद अदर काइंड ऑफ लीव्स एज वेल, जैसे कि मैटरनिटी लीव या फिर और भी जो पेरेंटिंग लीव जो भी हो सकता है। तो लास्ट में इंटरव्यू पूछते हैं कविता कृष्णन से कि सिंस यू आर ओके विद इट कि हमें मिलना चाहिए लीव, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कितने दिन का लीव मिलना चाहिए। तो वो कहती हैं देखिए ये चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं, बिकॉज कहना कुछ और बात है और आइडियलिज्म कुछ और बात है और होता कुछ और है, प्रैक्टिकलिटी कुछ और है। इनफैक्ट अभी भी मैटरनिटी लीव भी सब जगह पे नहीं मिलता है, सिर्फ वही उसी इंडस्ट्रीज़ में या फिर जगह पे मिलता है कंपनीज में जहाँ पे लेबर यूनियन का अच्छा खासा वहाँ पे प्रेजेंस है और वो लोग ले सकते हैं वहाँ पे इस चीज़ को बोल करके। तो इसके वजह से वहाँ पे सिर्फ खाली मैटरनिटी लीव मिल पा रहा है, बाकी जगह पे तो अभी भी ये चीज़ काफ़ी दूर की बात है। तो अब इसमें ये स्पेस में आप इसको खुद का क्विक नोट्स बना सकते हो जितने अगर आपको चाहिए होगा। तो क्वेश्चन आप इसके अंदर ये अटेम्प्ट कर सकते हो कि डू यू थिंक वुमेन स्टिल फेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग्स माइंडसेट एट वर्क प्लेस। एनालाइज। अब जैसे एनालाइज के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करा है कि एनालाइज जब वर्ड आ जाता है तो उसके अंदर आपको उस टॉपिक के ऊपर, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, उस टॉपिक को आपको ब्रेक करना होता है, अलग अलग डायमेंशंस में उसको एग्जामिन करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशंस में जब एग्जामिन करना है, लेकिन आपको रहना वर्क फोर्स के ऊपर ही है, आपको दूसरे फेसेस में नहीं जाना है, सोसाइटी के दूसरे, ये नहीं कि दूसरे डायमेंशंस को उठा लो, वर्क फोर्स के अंदर में। तो आप वर्क फोर्स के अंदर रह के करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में कैसे अभी भी वुमेन को इक्वल सेइंग नहीं मिल पाया, इक्वल पोजीशन नहीं मिल पाया। फिर स्टीरियोटाइपिंग हम देखते हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे पिंक कॉलर जॉब्स जो है, कुछ जो जॉब्स है उसमें वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है, वहाँ पे मेन को एम्प्लॉय नहीं किया जाता। तो ये भी एक तरह से तो स्टीरियोटाइपिंग ही है कि आप उस चीज़ को
जो रिसेप्शनिस्ट वाला जॉब है उसमें आप सिर्फ गर्ल्स को रख रहे हैं, और फिर उसको पिंक कॉलर आप जॉब करके और उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको स्टेप मतलब एक स्टांस लेना पड़ेगा इसके अंदर। उसके फिर आप एग्जांपल दे सकते हो मैटरनिटी लीव के बारे में, फिर उसके बाद कैसे उसमें 2 बच्चों के बाद जो है उसमें लीव देने के लिए मना कर दिया गया है, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर आ सकते हो आप। तो ये सारे पॉइंट्स को फिर इस वाले आर्टिकल से भी आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे, और फिर उसका लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके और कंक्लूजन 2-2 लाइन का लिखना है। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन सिर्फ 2-2 लाइन, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर। तो नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, और सोसाइटी या सोशल जस्टिस से आप इसको रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। अभी देखिए एनईपी जो आया है इसके अंदर आपको सबको पता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है कि अगले नेक्स्ट आने वाले 10 से 15 साल में जो इंडिया के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे जितनी एजुकेशन है उसको कैसे टेक्नोलॉजी प्रोन करने की बात की गई है। तो उसके अंदर हम पहले से ही जानते हैं जो रेथोरिक चल रहा है पूरे इंडिया भर में कि आप ये चीज़ तो सोच रहे हो, लेकिन जो इंडिया के अंदर में जो प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजी, डिजिटल इलिटरेसी है, और फिर उसके बाद एसेसिबिलिटी की कमी है, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि बैंडविड्थ का भी बहुत ज़्यादा कमी है, रिमोट विलेजेस के अंदर बैंडविड्थ नहीं मिलता, या फिर बहुतों के पास मोबाइल ही नहीं है। तो सिर्फ आप मेट्रो सिटीज़ या फिर जो टायर 2 टायर 1 सिटीज़ हैं उनके अगर मद्देनज़र रखते हुए कोई पॉलिसी को फ्रेम करते हो, तो आप ये भूल जाइए कि रूरल एरियाज़ में इसका अच्छा जो रोल आउट होगा वो हो सकता है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल में क्या लिखा है, तो इसमें इस आर्टिकल में मेनली जो है बाकी तो वैसे पुराने पॉइंट्स हैं, मेनली जो मेन फोकस दिया गया वो मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर ज़्यादा दिया गया है। राइटर का कहना है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो हम एक प्रमोट कर सकते हैं एक इगैलिटेरिज्म इन हायर एजुकेशन। इगैलिटेरिज्म मतलब क्या होता है? इगैलिटेरिज्म मतलब होता है कि जितने भी समाज में जो लोग हैं हर एक लोग को इक्वल नज़र से जब देखने लग जाए कोई भी सरकार, रिजीम या फिर जो किंग है वहाँ का, तो वो इगैलिटेरियनिज्म जो है वहाँ पे फॉलो होने लगता है। इगैलिटेरिज्म एक सोशल इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है, जो सोसाइटी के जो बच्चे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या कहते हैं राइटर, राइटर आगे कहते हैं कि देखिए इस चीज़ को लेकिन इन्वाइव करने के लिए हमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि ये टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा। डेमोक्रेटाइज़ मतलब हर एक आदमी के पास ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसका टेक्नोलॉजी का उसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जब तक आप हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो यूज़र है उन सबको इसके बारे में अवेयर ना करवा दें, दोनों साइड से, जो यूज़र है वो भी और जो इम्प्लीमेंटर है वो भी। जो टीचर है उसको भी समझ में आना चाहिए कैसे क्या करने का है। अभी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको खुद से पीपीटी बना करके और बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो स्कूल टीचर्स हैं, लेकिन अभी उनको पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज स्कूल इतने दिन से क्लोज है। तो इस वजह से जो इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी जब आते हैं तो हमें एक लार्जर कंटेक्स्ट के ऊपर सोचने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट की जो डाइवर्सिटी है जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, कंटेम्प्रेरी कैंपस मतलब जहाँ जहाँ पे जो कैंपस है वहाँ वहाँ पे कैसे सिचुएशंस है। अभी कहीं पे फॉर एग्जांपल बहुत जगह पे बाढ़ आया हुआ है, तो वहाँ पे हो सकता है मोबाइल ही नहीं चल रहा हो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे कमी होगी। तो वहाँ पे तो अभी नहीं हो सकता है ये चीज़ इम्प्लीमेंट। तो फिर इन सब चीज़ों को देख करके चलना चाहिए आगे, तभी ये कोई भी पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। अभी फ़िलहाल जितने भी जो हमारे देश के अंदर में जो मार्जिनलाइज सेक्शन में जो जो वो बच्चे जिन जहाँ पे अभी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन घरों में नहीं किया गया है, वो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से वो बच्चे आते हैं, जैसे कि बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इन जगह इन सारे सोसाइटी की जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें से आते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे अंडर डेवलप रीजन्स हो, जो गांव है वहाँ वहाँ से आते हैं, रिमोट विलेजेस से आते हैं, और जिस वजह से इनके वहाँ पे भी जो घर में या फिर जो स्कूल्स में वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादातर पढ़ाई होती है। अब जब नेशनल लेवल ये जो प्रोग्राम आया है तो उसके अंदर स्टूडेंट की जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, किस किस जगह से आपके स्टूडेंट आते हैं, किस किस सोशल सेक्टर से आते हैं, उन सब को इंक्लूड कर करके आगे बढ़ने की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन अब तक जितना कुछ सोशल एक्सक्लूजन और ये सब सारा कुछ इंटीग्रेशन का काम किया है, वो सीवियर चैलेंजेस की वजह से ये सब
उतने बढ़िया तरीके से इनकलकेट हो नहीं पाए हैं। तो अब जब टेक्नोलॉजी आया है तो उसके बाद मतलब डिजिटल इंटीग्रेशन कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके जो गैप्स है, मैकेनिकल जो गैप्स है, उनको ब्रिज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आज तक अभी तक फ़िलहाल नहीं हो पाई है। तो रिमोट लर्निंग का अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है कि करीब-करीब 37 मिलियन स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन जो हैं, फिलहाल पैंडेमिक के आने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाए हैं। उसके बाद जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, उनकी जो पढ़ाई रुक गई है, तो उसको कैसे वो फिर से अपना चला पाएँ, उसकी वजह से वो अलग-अलग तरीके के तरीके खोज रहे हैं, जिसमें सबसे आगे जो है वो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है यूट्यूब के तरीके से या फिर अलग-अलग तरीके से ज़ूम चैनल से वो लोग इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक नेशनल लेवल स्टडी है जो कैरी किया गया, नीपा, NEIPA NIEPA, उसके उसने रिवील किया है कि अभी इंडिया को बहुत ही लंबा एक सफ़र तय करना है, जहाँ पे जो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लर्निंग और डिजिटल लिटरेसी, वो काफ़ी बड़ा है, एक अलार्मिंगली हाई है। अभी बहुत सारे हम जैसे हम पहले भी डिस्कस किए कि किसी को चलाने ही नहीं आता, किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, कहीं पे बैंडविड्थ नहीं है, कहीं पे नेट नहीं पकड़ता है, कहीं पे बिजली पानी नहीं है बिकॉज़ वहाँ पे कुछ नेचुरल अभी वो लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो जिस वजह से अभी ये जो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, अब देखिए गुड़गांव में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन गुड़गांव में आपका बिजली हर जगह पे नहीं खत्म हुआ होगा, अगर खत्म भी हुआ होगा तो वहाँ पे वो जनरेटर चला करके और वो लोग का काम चल ही रहा होगा, लेकिन गांव में ये सब चीज़ नहीं है, तो जिस वजह से ये जो रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है इंडिया के अंदर। प्लानिंग अहेड क्या क्या हो सकता है? प्लानिंग अहेड के लिए देखिए NEP जो है वो एम्फसाइज करता है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को डिजिटलाइज करने के लिए। उसके लिए उन्होंने एक नया ऑटोनोमस बॉडी बैठाने की बात की है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, जो कि क्या क्या काम करेगा? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे उस टेक्नोलॉजी को क्या प्रॉपर डायरेक्शन दे ताकि रिसर्च और इनोवेशन में उसका हेल्प हो सके, उसका जो है भागीदार वो बन सके रिसर्च एंड इनोवेशन में। और उसके बाद कैसे न्यू न्यू एवेन्यूज़ में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जैसे अलग अलग डिफरेंट क्लस्टर्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स और डिफरेंट स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एडवाइस देने का इंस्टीट्यूशंस को काम करेगा ये न्यू बॉडी, NETF। ये आपका प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग क्या होता है? तो देखिए मूलतः एक ही एडवांटेज के बारे में इन्होंने बताया है इसके अंदर, कि वो बताते हैं कि जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन काफ़ी पीछे है अभी, वो लोग पढ़ाई एक तो स्लो शुरू करते हैं और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो 5-6 तक उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन डिजिटल पैनल में एक अच्छा फ़ायदा ये है कि अपना खुद के पेस के ऊपर वो पढ़ाई कर सकते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं, जैसे पहले जो होता था कि टीचर अब कक्षा में आके जो पढ़ाएंगे वही चीज़ पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। डिजिटल वाले में आप अगर चाहें तो आप स्टैंडर्ड 6 में भी रह करके आप SC वर्मा 11-12 की जो फिजिक्स की बुक है वो आप सॉल्व कर सकते हो यूट्यूब से देख करके या फिर और डिफरेंट चैनल से देख करके। अब उसके अंदर जो पेस है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से क्या पढ़ना है आपको और कितनी जल्दी पढ़ना है, कितना लेट पढ़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा मार्जिनाइज सेक्शन के लर्निंग में, क्योंकि हर जगह पे हम टीचर उस जहाँ पे वो पढ़ाई ख़त्म की या फिर जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं वहाँ से आप उसको स्टार्ट नहीं करवा सकते हो, लेकिन डिजिटली हम इनेबल करवा सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि हर एक एकेडमी को अपना एक पोटेंशियल अभी फ़िलहाल नापना चाहिए और कैसे उसके अंदर में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इनेबल करेंगे ताकि लार्जर गोल जो है उस चीज़ को एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम उतार सकें अपने इंडिया के अंदर में, और हायर एजुकेशन को हम लोग और बढ़िया तरीके से मतलब इन्हांस कर सके। उसके बाद यूज़ ऑफ, ये एक्स्ट्रा मैंने स्टैटिक के लिए डाला है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से NEP के अंदर में क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो। ये सारा हमने डिस्कस कर चुका है कि वर्चुअल लैब बैठाने की बात है, कंटेंट जो है रीजनल लैंग्वेज में लाने की बात है, फिर दिव्यांग के लिए एजुकेशन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लाने की बात है, और फिर उसके बाद कैसे डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उसको इंक्रीज एक्सेस मिलना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जैसे यही पेस वाली बात हो गई कि कहीं से भी कुछ भी वो लोग डाटा जो है वो पढ़ सकते हैं जहाँ पे वो अपने आप को लैगिंग समझ रहे होंगे। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से वो सब सारा कुछ का हो सकेगा काम। और उसके बाद टीचर्स भी जो अब हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट B.Ed के लिए आएंगे और उनको जो है कि ट्रेनिंग दी जाएगी पहले कि कैसे टीचिंग कर सकते हैं आप, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं आप डिजिटल तरीके से।
तो ये सब सारा हमने अभी देखा। फिर उसके बाद मेंस का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि एग्जामिन द इशू विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिन के बारे में जो डायरेक्टिव वर्ड है वो एग्जामिन है, और जो मेन हमें मुद्दा देखना है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसके इश्यूज के बारे में। तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन का मतलब है जो भी टॉपिक आपको ऐड आस्क किया गया है, जैसे इसमें क्या टॉपिक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इस टॉपिक को, इसके जो इश्यूज है उसके की एस्पेक्ट्स को आपको इंस्पेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है। उसके मतलब जितने भी उसके एंगल्स बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस सब के इम्प्लीकेशंस को आपको लिखने का है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस इशू का, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस आम जनता के ऊपर पड़ेंगे, उनको आपको नीचे लिखना है। जैसे कंसर्न्स में आप लिख सकते हो डिजिटल लिटरेसी है इंडिया के अंदर में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो इंटरनेट स्पीड है, इसके बारे में आप एक एक दो लाइन करके आगे लिख सकते हो। एग्जांपल अगर देना चाहो तो कहीं पे किसी गांव का और किसी शहर का एग्जांपल दे सकते हो। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स है। फिर उसके बाद इससे फिर ये जितने भी आपके इश्यूज हो जाएंगे, आराम से 9 इश्यूज तो आराम से हो जाएंगे। कंसर्न्स इसमें दिया, एक एक दो लाइन में उसमें डिफाइन करा। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड में नीचे डेली मॉडल आप बता सकते हो, ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस बता सकते हो, पीपीपी मॉडल को कैसे हम यूज़ करके और इस इशू को मतलब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके जो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है सरकारी स्कूल्स में, और फिर सिक्योरिटी की भी बहुत जगह पे कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सरकारी रेट मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहाना करते हैं कि हम हर एक सरकारी स्कूल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज सिक्योरिटी की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे हम कैसे इनोवेटिव तरीके से पीपीपी मॉडल यूज़ करके और वहाँ पे हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करवा सकते हैं। ये वे फॉरवर्ड में आप 5-6 पॉइंट लिखोगे, और फिर उसके बाद कंक्लूजन 2 लाइन लिख करके और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं हम लोग, लूजिंग प्रोपोजिशन ऑन सन ऑफ सॉइल एंड जॉब्स। अभी देखिए इसमें टाइम हम लोग का अभी 31 मिनट पहले ही हो चुका है, तो इस वाले अभी आर्टिकल नंबर 3, 4 एंड 5 को मैं इसके बाद वाले वीडियो में डाल करके देता हूँ, जब तक आप लोग पहले फर्स्ट सेकंड और इसका जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा अगले आर्टिकल्स के लिए। थैंक यू।